हेलो दोस्तों, मैं अमित कौटिल्य परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। हम बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है राज्यसभा में कुछ दिन पहले, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन है। प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे संविधान का, तो इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, तो प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन की बात कही गई है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये देख लीजिए, कौटिल्य एकेडमी आपके लिए अलग अलग तरह के कोर्स चला रही है। आपने देखा होगा कभी नोटिफिकेशन आया कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा प्री का, और उसका एग्जाम होने वाला है अप्रैल में प्री के लिए। तो प्री के लिए बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम स्पेसिफिक बैच चला रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, टारगेटेड बैच जो केवल प्री पे फोकस करेंगे। इसके अलावा मेंस के लिए भी कुछ बैच चला रहे हैं। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं, आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, इससे आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्यों बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो हम प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। मैंने आपसे बोला अभी कि एक बिल लेके आए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। कौन लेके आए हैं? ये भाई साहब लेके आए हैं। इनका नाम है केजे अल्फोंस। केरल की ओर से बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर हैं। इनको एक तकलीफ है कि आप इतना कम क्यों पढ़ते हैं, मतलब प्रस्तावना इनको बहुत छोटी लगती है। तो ये बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना इतनी छोटी क्यों है। इनको बड़ा संकट है इससे। खुद भले ही राष्ट्रगान भूल जाएं, लेकिन हाँ, आपको जरूर पूरा पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए। प्रस्तावना में खूब लंबा चौड़ा संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। आपने अभी देखा होगा कि सांसद थे जो राष्ट्रगान ही भूल गए थे। खुद को राष्ट्रगान याद नहीं है, राष्ट्रगीत का था पता नहीं है। आपको पूरा पढ़ाना है, मतलब आपको पूरा निचोड़ देना है एमपीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। अब देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या। ये सब आपने पढ़ा होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसके बाद है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, यहाँ तारीख लिखा है, दिनांक का नहीं लिखा है, तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बात याद रखिए, इस संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान की इस प्रस्तावना से आपको पूरे राष्ट्र का, कि भारत का स्वरूप क्या है, भारत के आखिर लक्ष्य क्या है, ये सब पता चल जाएगा। अगर हम तोड़ें संविधान की प्रस्तावना, तोड़े मेरा तोड़ना नहीं है, केवल देखना है। अगर इसको 2-3 भागों में विभाजित करें तो स्पष्ट दिख रहे हैं। 3 पैरा अगर हम देखना चाहें, पहला पैरा है ये, दूसरा यहां से यहां तक और तीसरा यहां से यहां तक। ये तीनों पैरा अलग अलग चीज बताते हैं। पहला पैरा बता रहा है कि भारतीय राष्ट्र का या भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब हम किस प्रकार के राष्ट्र हैं। तो एक एक शब्द को उठाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब कोई भी हमको नहीं कह सकता कि भाई ऐसा करो, हमारी मर्जी, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। जैसे घर में पापा होते हैं, पापा का जो मन वो करते हैं। तो आपको कह दिया कि आज क्लास नहीं जाना है तो नहीं जाना है, लेकिन ऐसा वो कभी नहीं बोलते। आप थक जाते हो सुन सुन के कि क्लास जाओ क्लास जाओ, वो कभी नहीं बोलेंगे आज मत जाओ। तो छुट्टी मारने का सोचना भी मत। कभी बोलना हो तो मम्मी से बोलना केवल। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरी ताकत है हम में, हम जो चाहें अपने राष्ट्र के बारे में वो कर सकते हैं। समाजवादी है दूसरा। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, मतलब हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। हमारा राष्ट्र ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, हम पंथ निरपेक्ष हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। समाजवादी का मतलब है सभी को समाज में लगभग बराबर का दर्जा होगा। ये मोटा मोटा अभी समझ लो, आगे इसको ही समझेंगे। तीसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब लोकतंत्र का मतलब हमारे यहाँ का जो है सबको चुने जाने का अधिकार होगा, सब चुन सकते हैं। गणराज्य का मतलब हमारे राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो चुना हुआ होगा, ना कि कोई महारानी होगी या फिर होगा, जैसे इंग्लैंड में होता है महारानी होती है। तीसरा है, अब क्या लक्ष्य है, ये तो हो गया राष्ट्र का स्वरूप, याद रखना। अगला है राष्ट्र के लक्ष्य क्या क्या है। देखो यहाँ स्पष्ट है, पहली लाइन में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब आप जानते हो। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है।
अब लास्ट वाला जो पार्ट है ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें केवल ये बताया गया है कि हमारा राष्ट्र इतनी इतनी तारीख को हमने संविधान का अंगीकरण किया है। ठीक है, इतना क्लियर है, संविधान को आप समझ गए हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, सॉरी प्रस्तावना को आप समझ गए हो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर प्रस्तावना है क्या, क्यों प्रस्तावना को जोड़ा गया है। तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। उन्होंने कहा है प्रस्तावना जो है संविधान की परिचय पत्र है। जैसे आपकी वोटर आईडी होती है जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, आप उसको जाके बता दो कि ये वोटर आईडी है, हम वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ऐसी संविधान की प्रस्तावना जो है परिचय पत्र है, वो ये बताता है कि संविधान में है क्या। मतलब अगर सीधी सादी भाषा में कहूँ तो रिज्यूमे है। रिज्यूमे का मतलब होता है, कई लोग उसको रिज्यूम पढ़ते हैं, रिज्यूमे याद रखना, ई के ऊपर ऐसा निशान रहता है इसलिए उसको बोलते हैं रिज्यूमे, सही प्रोनाउंसिएशन है। रिज्यूमे है, रिज्यूमे क्या होता है, जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू देना रहता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपको इंटरव्यू के लिए 2-3 पेज में अपने पूरी जीवन की घटना एक्सप्लेन करनी होती है। घटना नहीं मतलब आपका मोटा मोटा अंदाजा कि मैं ऐसा हूँ, फिर उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे रहते हैं। आप मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम 40-45 के आसपास है। MPPSC की अगर बात करें तो UPSC मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 के आसपास है। आप इसमें देखो कि आप 35 साल मैक्स लेके चलते हैं, आपको अपने पूरे 35 साल को 2-3 पेज में कवर करना है, क्योंकि वो 2-3 पेज ही इंटरव्यू बोर्ड के पास जाएंगे। ऐसी हमारी प्रस्तावना है। आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसको आम जनता तो छोड़ो, हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे पढ़े। तो आम जनता को पढ़ने के लिए हमने कहा ये लो भैया, ये हमारा रिज्यूमे है प्रस्तावना का, इसमें जो लिखा है वही अंदर संविधान में बहुत अच्छे रूप से हमने व्याख्या कर रखी है। मैंने एक एक शब्द को आपको समझाया था, वो एक एक शब्द डिटेल में अंदर है, उसको हम देखेंगे कैसे जो परिवर्तन हो रहे हैं ना वो उसी डिटेल पे हो रहे हैं। तो आप समझ गए कि संविधान जो है वो सार है। जैसा मैं आपको कहूँ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आपको अगर अपना एक नाम देना पड़े तो अपने आप को क्या नाम दोगे, तो कई लोग कहते हैं हम हिम्मत सिंह नाम देंगे, क्यों कि हम बहुत बहादुर हैं, जब जरूरत पड़ती है सबसे पहले वही भागते हैं, डरपोक सिंह नाम होना चाहिए। तो आपको जो नाम मिला है वो आपके गुणों की वजह से नहीं मिला है, कुंडली या किसी और कारण से मिला है। तो पंडित जी ने बताया इसे अक्षर से इनका नाम निकालो, वो नाम आपको मिल गया है। तो आपको अगर अपना नाम सोचना पड़े तो क्या सोचोगे, आप सोच के रहो। इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके गुण क्या हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट है आप में, या दूसरों की बहुत इज्जत करते हो, या आप बहुत डिटरमाइंड हो अपने किसी भी लक्ष्य के लिए। तो कौन सा एक ऐसा नाम है जो आप दोगे। हिम्मत सिंह मत देना, बस बता दिया मैंने आपको। ऐसी संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का नाम है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको MPPSC मेंस का पूरा सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर कवर कराया जाएगा। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए स्पेशल क्लासेस मिलेगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग बैचेस मिलेंगी। यही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करें। नाम का मतलब इसमें जो लिखा है वो ये अंदर गुण है। हमारे जैसा नाम नहीं है कि मेरा नाम अमित है तो मतलब अमित हूं मैं मिटा ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है इसका। प्रस्तावना में जो लिखा है वो वास्तविक रूप से अंदर है। इतना क्लियर है आपको कि आपको अगर कोई नाम देना पड़े आप सोच के रखना, वही ऐसा काम है प्रस्तावना का हमारी का। एकदम सार है। इतना बड़ा संविधान सच में 395 आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा 12 अनुसूची हैं, 25 के आसपास भाग हो गए हैं। इतने बड़े संविधान को कौन पढ़ेगा। और अगर आर्टिकल के सब आर्टिकल भी देख लें, मतलब ऐसे 15(1), 15(2), 15(3) इस टाइप से, तो 450 से प्लस आर्टिकल्स हैं। तो कैसे पढ़ना मतलब इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो पालकीवाला की नाम याद रखना कि पालकीवाला ने इसको क्या कहा है, संविधान को, पालकीवाला जी ने संविधान को कहा है एडमिट, वो परिचय पत्र कहा है। एक बात जो हमारा पीछे रह गया है वो है, आपने संविधान पढ़ा की प्रस्तावना पढ़ी थी, संविधान की प्रस्तावना में एक करंट में ही है आप MPPSC के लिए और UPSC के लिए। ये जो डिजाइन बनाई है, ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, एक पेंटर ने बनाई है। उन पेंटर का क्या नाम है, उन पेंटर का नाम है राम मनोहर सिन्हा। ये क्यों खास है, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये प्रस्तावना का जो ओरिजिनल प्रस्तावना बनाई थी वो एक डब्बे में बंद थी, एक ग्रंथालय में MP के में, इंदौर में शायद वो ग्रंथालय है, उसमें बंद थी।
अब सरकार ने कहा है कि अब इसको ना हम लोगों को दिखाने के लिए ओपन में रखेंगे। तो तुरंत ये करंट में आ गई। प्रस्तावना का डिजाइन किसने किया है? राम मनोहर सिन्हा। एमपी वालों के लिए क्यों खास है? इनका जन्म हुआ था जबलपुर में, याद रखना, एमपी के हैं, और इनकी मृत्यु हुई थी इंदौर में, वो भी 2007 में। मतलब अभी एकदम हम बहुत बूढ़े पुराने समझते हैं कि बहुत पुराने लोग होंगे, नहीं, ऐसे पुराने नहीं है। राम मनोहर सिन्हा जी 2007 में इनकी डेथ हुई थी। ये हमारा क्लियर हो गया एक बात तो कि आखिर प्रस्तावना है क्या। अगला देखते हैं। अगला है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, पढ़ा ही रहे हो कि प्रस्तावना में संशोधन के लिए बिल आया है। एकदम आप सही समझ रहे हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है प्रस्तावना में संशोधन, तभी तो बिल लेके आए हैं। देखो, इस जो बिल आया ना, इससे 2-3 कंसेप्ट एकदम क्लियर है। पहली बात तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल से प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहला क्या, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, एकदम क्लियर है। कितनी बार हुआ ये आपको पता है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, प्रस्तावना में प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा संशोधन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है जो सबसे खास है कि संविधान संशोधन विधेयक प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है। ये तीनों क्या है, इनको हम थोड़ी देर में ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो इतना क्लियर होगा कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है। अब कहाँ लिखा है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? किसने कहा है या किसने किया है इससे पहले संशोधन? बिल्कुल किया है संशोधन। इनको तो आप सब जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। कई लोगों की तो रोटी रोजी इनकी आलोचना से चल रही है, लेकिन ये बॉस टाइप की थी। इनने क्या कहा, मैंने तो किया है, देखो भाई संशोधन। किसी ने किया नहीं किया हो। एकमात्र बार संशोधन हुआ है 1976 में, वो इन्हीं की सरकार में हुआ है। आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जब ये संशोधन पारित हुआ था तो इस पर किस राष्ट्रपति ने साइन किए थे? या और सिंपल कर देता हूँ, 1976 में भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। इन भाई साहब का नाम जरूर आप कभी मत भूलना, ये बहुत खास हैं भारतीय संविधान के हिसाब से। इनका नाम शायद आपको पता नहीं होगा। इनका नाम है, मैं इधर आ जाता हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं, इनका नाम है केशवानंद भारती। ये अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। केशवानंद भारती जो है सबसे बड़े संविधान संशोधन के गवाह रहे हैं। उनने एक सुप्रीम कोर्ट गए एक वाद के लिए, उसको बोलते हैं केशवानंद भारती वाद। सबको पता होगा कब आया है, केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में। इनको क्यों नहीं भूलना है? 2-3 बातें हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच जो है 13 जजों की इसी केस में बैठी थी, केशवानंद भारती वाद में। और इसी वाद में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। इससे पहले एक और केस हुआ था, उसको बोलते हैं बेरुबारी प्रकरण। उसमें कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें कह दिया हिस्सा भी है और संशोधन भी किया जा सकता है। साथ में एक और बात जोड़ दी, तुम जितना चाहो संविधान में संशोधन कर लो, बस एक शर्त है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा नहीं बदलोगे। आधारभूत ढांचा कौन है, क्या है, ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम बताएंगे, जब मर्जी तब बताएंगे और जो चाहेंगे वो बताएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एकदम पावर में आए थे 2014 में, तो एकदम जोश में था पूरा भारत का, तो चलो सारे बिल जल्दी जल्दी पास होंगे। हुआ भी ऐसे ही। NJAC आपने बिल सुना होगा, संविधान संशोधन था। कितना मेहनत किया नरेंद्र मोदी ने उसके लिए। सबसे पहले दोनों सदनों से पास कराया उसको, संसद के 2 सदन है तो सबको पता होगा। फिर आधे राज्यों से पास कराया, फिर राष्ट्रपति का अनुमति दिलाई। इतने काम करवाए एक साथ। संविधान का संशोधन बहुत आसान नहीं रहता है। इतने काम करा के सुप्रीम कोर्ट वाले एक दिन बैठे, जज साहब, उन्होंने कहा ऐसा है कि बेकार है, हटाओ इसको, ये असंवैधानिक है। सोचो कि इतना पैसा खर्च हुआ, उस पर डिबेट हुई, कितने सारे सत्र लगे NJAC को लाने में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, ये असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो कौन बताएगा? बॉस बताएंगे। बॉस कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जब चाहेंगे, जिस चीज को चाहेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर देते हैं। और कई सारे उनने कोई खराब भी डिसीजन है, उनमें से एक ये था, क्योंकि इतना मेहनत लगा, आधे राज्यों ने उसको अपनी अपनी विधानसभा से पारित किया। सोचो कितना मुश्किल है पारित करना, लेकिन उन्होंने एक झटके में कह दिया नहीं होगा पारित। हाँ, तो हम केशवानंद भारती की बात कर रहे थे। इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पिछले साल सितंबर में इनकी मृत्यु हुई है, याद रखना। ये केरल के एक मठ था, इडनीर मठ, इडनीर शब्द याद रखना, इडनीर मठ, उसके मठाधीश थे। इनने बहुत अच्छे प्रयास किए। बेसिक स्ट्रक्चर इन्हीं के बाद में आया है और बाद में बहुत आगे जुड़ते रहा बेसिक स्ट्रक्चर। तो समझ गए, केशवानंद भारती जी को याद रखना। इंदिरा गांधी जी को अगर किसी ने टक्कर दी है तो इस व्यक्ति ने दी है।
इंदिरा गांधी दे दनादन संशोधन किए जा रही थी, मतलब उनका मन ऐसा था, वो सुप्रीम कोर्ट से टक्कर में थी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ये संशोधन नहीं होगा, वो दूसरा ले आती थी, मैं ये संशोधन करने को तैयार है। एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति नहीं है संशोधन पर डिसीजन देने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग ठंडा करके काम किया करो। तो फिर ये भाई साहब आए, इन भाई साहब ने तो संविधान में बहुत अच्छा परिवर्तन करवा दिया। संविधान में नहीं, मतलब एक नया एरा शुरू हो गया, नया दौर शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अब डिसीजन इस हिसाब से दिए जाने लगे। केशवानंद भारतीवाद अभी भी इतना महत्वपूर्ण है। ये बात आप अच्छे से को तैयार करके रखना, ये हम कभी और इस पर डिस्कस कर लेंगे। इस बात पे 3 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में तक क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, यूपीपीसीएस पूछ चुका है, तो आपको इसको तैयार करके रखना है। अगला देखना है, अगला क्या है? अगला है कि क्या अभी तक संशोधन हुआ है? तो हमने देखा था, अभी तो बोला है कोई, हाँ मैंने तो किया है, एकदम हुआ है। कब हुआ है संशोधन? संशोधन हुआ है 1976 में। 1976 में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, जिसको आप कमेंट करके बताने वाले हो मुझे कि कौन राष्ट्रपति था। संविधान संशोधन कौन सा था? 42 या 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब एकदम घबरा मत जाना, सीए लिख दिया, सीए लिख दिया, क्या अपराध कर दिया तुमने। आजकल सीए लिखो तुरंत पक्ष और विपक्ष वाले आ जाते हैं कि अच्छा तू सीए के विरोध में, तू सीए के पक्ष में। तो यहाँ सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, नहीं एकदम घबरा जाओ। तो क्या संशोधन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? और एक ही बार हुआ है अभी तक। अब आप समझे कितना महत्व है जो अभी बिल आया है उसका। एक ही बार संशोधन हुआ है, दूसरी बार के लिए बिल आया है। तो संशोधन हुआ है 1976 में हुआ है, धड़ल्ले से हुआ है। क्या संशोधन में क्या लिखा था? तो संशोधन में उन्होंने लिखा है, रेड कलर ही लेते हैं, 3 शब्दों को जोड़ा था। सबको पता होगा वो। पहला है समाजवाद। समाजवाद उन शब्दों में से है जो संविधान की प्रस्तावना में सबसे ज्यादा विवादित है। सबसे विवादित अगर आप मुझसे पूछो तो वो है पंथ निरपेक्ष शब्द। इतना ज्यादा विवाद है उस पर कि हर कोई चाहता है पंथ निरपेक्ष को हटा दो, हमको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, मतलब एकदम आंदोलन खड़े हो जाते हैं उसके लिए। तो पहला था समाजवाद। दूसरा वही जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पंथ निरपेक्ष। कई लोग तो इस पंथ निरपेक्ष शब्द की ही रोटी खा रहे हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है सेक्युलर। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने कहा आप सेक्युलर हो तो पाकिस्तान जाओ। हाँ, मतलब किसी को बताना नहीं है मैंने ऐसा बोला है, नहीं मुझे को आफत आ जाएगी। तीसरा है अखंडता। अगर प्रस्तावना में किसी एक शब्द पे विवाद नहीं है तो वो है अखंडता। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश के टुकड़े हो। अखंडता का मतलब हम एक भारत रहेंगे हमेशा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, भगवान जाने 50 पार्टी है, कोई अखंडता पे कभी विरोध नहीं करता है। इस पे तो खैर ठीक ठाक राजनीति होती है, कई दल इसी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी है एक। अब हम देखते हैं कि अब इतना क्लियर है, मतलब पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कई लोग कहते हैं मस्करी में कि 4 शब्द जोड़े थे, चौथा शब्द था और एकता और अखंडता और जोड़ा था। बताओ ये कोई शब्द थोड़ी है, तो दिल पर नहीं लेना है यहाँ। तो 3 शब्द जोड़े थे। 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा जी ने किया था। 2 बातें आप एक और देख सकते हो। पहला तो राष्ट्रपति कौन था, दूसरा उस टाइम सीजेआई कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत आमूलचूल परिवर्तन चल रहे थे, इमरजेंसी का दौर खत्म ही हो रहा था। चलो, क्या संशोधन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। संशोधन में अभी तक क्या हुआ है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो बिल आया है, इस बिल में क्या संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल भी तो कुछ लेके आया होगा। तो मैंने हम दिखाया था पहला फोटो केजे अल्फोंस भाई साहब का, उनने कसम खा रखी है कि आपको एकदम तड़पा के निचोड़ के पढ़ाएंगे, संविधान की प्रस्तावना में पूरा दम लगा दोगे आप। देखते हैं कि पहला संशोधन क्या है। मैंने आपको बोला था संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जिन पर बहुत ज़्यादा विवाद है, पहला पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवाद। इसी विवाद है, ये रहा समाजवाद। तो अच्छा, समाजवाद को हटा के क्या करना चाह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा परिवर्तन आप मान सकते हो हमारे लिए भी, एक शब्द की जगह दूसरे शब्द। अभी हम पढ़ रहे थे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तब हम पढ़ लेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समता मूलक समाज बनाने के लिए। तो पढ़ने के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैचारिक स्तर पर दिक्कत हो सकती है। एक तो आजकल एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि जैसे ही कोई बिल आता है आंख बंद करके उसका विरोध करना है।
बाद में डिस्कशन होता है उस पर, पहले विरोध, और ये तो खराब है खराब है, सोच तो लो पहले। तो समाजवाद के बारे में देखते हैं, समाजवाद होता क्या है। समाजवाद अगर देखें सोशियोलॉजी की भाषा में बोलूं तो क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन, ये होता है समाजवाद। मतलब जो अभी वर्तमान में स्थिति है कि हम जितना चाहे अपनी क्षमता पूरी से 100% देंगे किसी भी काम करने के लिए, लेकिन पैसा भी अपने कार्य के हिसाब से लेंगे। समाजवाद के एक पप्पा होते हैं, उनको बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद में क्या है, क्षमता के अनुसार कार्य लेकिन आवश्यकता के अनुसार वेतन। इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर आप 8 घंटे काम कर सकते हो तो 8 घंटे काम करोगे, लेकिन अगर आप दिन में 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी के ही पैसे मिलेंगे। कितने लोग सहमत हैं साम्यवाद से, अब देख लो। तो साम्यवाद लाना कितना मुश्किल है। समाजवाद समझने से पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं। आपने सुना होगा एक शब्द साधन, दूसरा शब्द जो है आपने सुना होगा वो है साध्य। ये इसका मतलब आपको पता ही होगा। अगर इसका ऐसा मतलब पता नहीं है तो इसका मतलब होता है एम, और इसका मतलब होता है प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है, समाजवाद का उद्देश्य है समता मूलक समाज की स्थापना, यही उद्देश्य ना। तो अच्छा परिवर्तन इसको आप बोल सकते हो। तो इससे पहले ये देख लेते हैं कि पहले समाजवाद आया क्यों, जो हमारे संविधान में था नहीं, तो समाजवाद आया क्यों, और अगर समाजवाद शब्द लिखा नहीं होता तो क्या समाजवादी नहीं होते। पहले इसको समझ लेते हैं। चाहे होता नहीं होता हम समाजवादी होते। क्यों, समाजवाद के लक्षण हमको दिखते हैं DPSPs में। ये क्या होता है, ये होते हैं नीति निर्देशक तत्व। आपने पढ़ा होगा ना 39C में लिखा है, आर्टिकल 39C में धन के संकेंद्रण पर रोक लगेगी। फिर दूसरा आर्टिकल 39B है, उसमें लिखा है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण होगा। 39A में लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क, इसके बाद न्याय की व्यवस्था की जाएगी। क्लियर है इतना। तो ये DPSP में समाजवाद, अगर नहीं भी लिखते तब भी हमारे संविधान में समाजवाद के तत्व मौजूद होते। मैंने आपको बोला था सार है, समाजवाद अगर लिखा है तो इसका अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर होगा। तो DPSP में कुछ आर्टिकल इसके डिस्क्रिप्शन है। समाजवाद को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद, पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। दूसरा है साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद। क्या होता है साम्यवादी। अच्छा, लोकतांत्रिक के बारे में पता हो नहीं पता हो, साम्यवादी के बारे में आपको खूब पता होगा। क्यों पता होगा, हमारी मीडिया ना साम्यवादी समाज का एकदम फैन है। फैन क्यों है, फैन इसलिए है कि ये समाजवाद मिलता है एक अलग बॉस के यहाँ, उनका नाम है किम जोंग उन। वही भाई साहब जो एकदम गोल सा चेहरा, हेयर स्टाइल ऐसी वाली, वो हैं किम जोंग उन। अब किम जोंग उन कहाँ के हैं, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ वही हैं, तानाशाह हैं। हमारी मीडिया को बड़ा प्यार है इनसे। मतलब हमारे यहाँ गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इनकी कोई खबर आती है तुरंत एकदम झूम जाते हैं सारे मीडिया वाले, अरे किम जोंग उन आया। आपको ये भी पता हो कौन से कपड़े कौन से दिन पहनता है, इतना मीडिया वाले दिखाते हैं। अभी मैं देख रहा था एक दिन, तो ये बता रहे थे उनकी बहन जो है किम जोंग उन की, वो दिखाया कि देखो उसके नाखून कटा हुआ है, वहाँ दरार पड़ी हुई है, मतलब किम जोंग उन मर गया है, उसकी बहन ने मारा है। आपको पूरी दुनिया घर भर की कहानी, मतलब मूवी चल रही हो, जैसे किम जोंग उन के परिवार हमारा PSC मारा हो या हमारे देश को कोई फर्क पड़ रहा हो। कहीं फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर भी दिखा रहे थे। क्यों, TRP। आप देखना चाहते हो, ध्यान रखना, आप खुद नहीं देखना चाहते भारत में गरीबी है, आप खुद नहीं देखना चाहते महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप सोचते चलो ठीक है हमारा देश तो महान है, कुछ नहीं होता है, लेकिन इनके देश में बड़ा संकट है। साम्यवादी समाजवाद होता क्या है, इसमें होता यह है कि आप कितना भी उत्पादन करो सब जाएगा किम जोंग उन के घर में, और आपको कितना मिलेगा किम जोंग उन बताएंगे। हाँ, यही नियम है। उत्पादन के साधन और वितरण के साधन सब पे साम्यवादी सरकार का कब्जा रहता है। साम्यवादी सरकार ही डिसाइड करेगी कि आपको कितना मिलेगा, आप कितना भी उत्पादन कर लो, साम्यवादी सरकार डिसाइड करेगी आखिर। दूसरा होता है लोकतांत्रिक सरकार। एक किम जोंग उन का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो बड़ा मस्त मौला टाइप का आदमी है। मस्त मौला टाइप का आदमी क्यों है, जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई तो उसने शर्त रखी सबके सामने, आदेश निकाला कि सब लोग रोएंगे रैली में, जितने लोग आएंगे, और सर पीट पीट के रोएंगे। 3 लोग नहीं रो रहे थे, बाद में उनके परिवार रोए। ये हालात हैं उनके।
खतरनाक आदमी है, तो बच के रहना है। नॉर्थ कोरिया ना बहुत बढ़िया एक देश है। अमेरिका अगर किसी देश से डरता है तो यही देश है नॉर्थ कोरिया। क्यों डरता है? एक कहावत चलती है, अमेरिका ने ईरान पे इसलिए हमला किया क्योंकि ईरान पे परमाणु बम है, और नॉर्थ कोरिया पे इसलिए हमला नहीं किया कि इस पर सचमुच परमाणु हथियार हैं। ध्यान रखना, अमेरिका डरता है। मानो अमेरिका ने 100 परमाणु हथियार छोड़े नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ये पागल टाइप का आदमी एकदम, इस भी 100 की जगह 200 छोड़ेगा। रोटी हो नहीं हो इनके यहाँ, परमाणु हथियार भरपूर हैं। अमेरिका को डर ये लगता है कभी एक आधी फट गया अमेरिका में आके तो क्या कर लोगे? इस पर सचमुच में परमाणु हथियार हैं। केवल अमेरिका इस पर इसलिए अटैक नहीं कर रहा, अदरवाइज सोचो आप, सब देशों पर अमेरिका ने वाट लगा के रखी, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, वियतनाम में हार के गए, अभी अफगानिस्तान में तो क्या हालात हो गए। अब सोचो इनको क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि इन पर सच में परमाणु हथियार है। दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। हम ना दुनिया के सबसे महान देश ऐसे नहीं बने हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विचारक रहे हैं। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन विचारक बहुत थे। संविधान सभा में बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने कहा हम लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास पिज़्ज़ा खाने के पैसे हैं तो पिज़्ज़ा खाओ, कोई नहीं रोक रहा, जितना मन उतना खाओ, मोटे हो पतले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जंक फूड हो कुछ भी खाओ। लेकिन जिनके पास खाना नहीं उनका क्या? उनको हम देंगे, सरकार खाना देगी। तो इसका मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद का कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ में चलेंगे। अभी उल्टे हालात में तो अब क्या कर सकते हैं कि लॉकडाउन में अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। अभी एक अनइक्वलिटी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि जो 10% अमीर थे उन पे पूरे देश की 57% के आसपास संपत्ति है। सोचो 90% के पास केवल 43% संपत्ति है। ये हालात हैं। लेकिन फिर भी हम लोकतांत्रिक समाजवाद, भले ही कभी कभी डिसीजन आते हैं कि आज 8 नवंबर 2016 को रात को 12 बजे से 500 1000 के नोट, लेकिन हैं लोकतांत्रिक, याद रखना। चलो मतलब ये मत समझ लेना किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ तो समाजवाद आप समझ गए, समाजवाद की जगह समतामूलक अच्छा परिवर्तन है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बस नियम है, हम तो करेंगे कि समाजवाद हम लेके आए थे, तुम कैसे ले आओगे? एक परिवर्तन हो गया, समाजवाद की जगह लेके आएंगे समतामूलक। ये जो मैं बोल रहा था कितना कम क्यों पढ़ते हो, ये बदल रहे हैं। इतनी सी लाइन की जगह इतनी सी जो लाइन है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उसको इतनी लाइन से प्रतिष्ठा और जन्म लेने की, पोषित किए जाने की, शिक्षित किए जाने की, नौकरी पाने की, भगवान जाने क्या क्या जो मन में आया अल्फोंस भाई साहब का सब भर दिया। ये हालात हैं। अब कैसे, मतलब क्या मतलब है? आपको सार लिखना है, जैसे आप 11 मार्कर लिखते हो, 11 नंबर का क्वेश्चन लिखते हो, निष्कर्ष में उसका सार लिख देते हो। अगर किसी को क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, सार पढ़ लो, उससे हो जाएगा 2-3 लाइन में। अगर हमको इतना ही पढ़ना है तो पूरा संविधान नहीं पढ़ लेंगे, तो इतनी सारी लिखिए, बातें सारी बेहतरीन है, मतलब आप मंत्र मुग्ध हो जाओ। क्या क्या किए जाने की? पोषित किए जाने की, कोई भूखा नहीं मरेगा, शिक्षित होने की, अशिक्षा नहीं रहेगी, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, राम राज्य जाएगा, नौकरी पाने की, कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं, सब पे पैसे, सब पे नौकरी, सबका साथ सबका विकास, 1 करोड़ नौकरी हर साल, सम्मान के साथ व्यवहार, मतलब आपका कोई अपमान करेगा ही नहीं। क्योंकि गाली दे तो तुरंत पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट में, गाली दी है अपमान है मेरा, हाँ ये लिखा है इनमें। बातें सारी, मैं बोल रहा हूँ बातें सारी मज़ेदार, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इतना सार क्या मतलब का? ये दूसरा संशोधन है। तीसरा देखते हैं। तीसरे में तो इन्हें समझो कि अब कमाल कर दिया है, सबकी सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच। गांव में किसान सब जाओ कि ले भाई ये सूचना मोबाइल ले ले और अब इससे तू जो चाहे वो कर ले, बात कर, सैटेलाइट से संपर्क कर, दूसरे देश में रूस से संपर्क कर, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच। जब हमने लिखा ही है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता का मतलब है सभी क्षेत्रों में, आपको शिक्षा में भी अवसर की समानता है, सूचना प्रौद्योगिकी में भी अवसर की समानता है, खाना खाने में भी अवसर की समानता है, आपको हम भूखा नहीं मरने देंगे, अवसर की समानता में ही आता है। लेकिन नहीं, उनको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच। अब मोबाइल खाना देगा आपको, लो सूचना प्रौद्योगिकी कर लो, सूचना प्रौद्योगिकी क्या कर रहे हो। दूसरा खुशी। देखो अगर वैचारिक रूप से मेरे से पूछो, सारे संशोधन बढ़िया हैं कि जी अल्फोंस जो थोड़े पढ़े लिखे, केरल में पढ़े लिखे टाइप के बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी में इस टाइप के लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक और जो आपने नाम देखा होगा वो सुब्रमण्यम स्वामी, सारे मतलब उनसे डरते हैं। जैसे तुम उनसे बोलते हो स्वामी जी ऐसा, सुप्रीम कोर्ट में जा निपट लूँगा तेरे से, ये हालात रहते हैं उनके। तो उनके खिलाफ अगर कभी बोलो, ट्वीट करो, सोच समझ के बोलना। एक पूरी की पूरी पार्टी है जिसकी वो बाट लगाए पड़े हैं, जो चाहे वो बोलते हैं कि इसका नाम राफेल है, इसका नाम भगवान जाने क्या क्या है, रोल्फ गांधी है, एंटोनियो मोरिनो, भगवान जाने क्या क्या, लेकिन वो खुद भी प्रूफ नहीं कर पाते, अच्छी बातें हैं, और दूसरा भी उनको खारिज नहीं कर पाता। ये है ना जलवा।
कि आप जो बोल रहे हैं आपको कोई काट भी नहीं रहा है और आप खुद भी उसको साबित नहीं कर पा रहे, तो गोल मोल बातें चलती रहती है। राजनीति इसको बोलते हैं। तुमको राजनीति नहीं सीखना है, हमको प्रशासन सीखना है। तो इतनी सी बात समझ आओ, ये भी बात अच्छी है कि अगर गरीब बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी तक, IT तक पहुंच हो जाएगी तो सब लोग शिक्षा पा सकेंगे, सबके सब। कितनी अच्छी बात है, सबको खुशी मिलेगी। लिख दिया संविधान में, सब खुश, आपसे सब खुश हैं भारत में। ये हालात है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे वो नहीं चलता कि पिंक कलर महिलाओं का कलर है। एक बार अभी 2-3 साल पहले की बात है, आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था वो पिंक कलर में छपा। तो बोले महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है भाई। जैसे ही पिंक कलर में आया, महिला सशक्तिकरण हो गया, सारी महिलाएं शिक्षित हो गई, सब महिलाओं को नौकरी मिल गई, अब किसी पर अत्याचार नहीं होता। क्या मतलब मजाक चल रहा है? पिंक कलर महिलाओं का, ब्लू कलर पुरुषों का। ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन मस्करी भी ठीक नहीं है। आजकल सरकार इसी मूड में मस्करी करने के कि खुशी हो गई, खुशी तक पहुंच, खुशी रहेंगे सब तो सब खुश रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। खुश तब रहते हैं जब आप संतुष्ट रहते हो। संतुष्ट कब रहते हो? जब आपको जो चाहिए वो मिल जाए। अब अलग अलग लोगों को क्या क्या चाहिए, अब देख लो अपने हिसाब से। अगला देखते हैं। अगला फिर से परिवर्तन। अब इनमें एक अच्छा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो फिर वही बात है कि क्यों जरूरत है। हमने पढ़ा था व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाएंगे। ये बस इसमें एक चेंज चाह रहे हैं, वो है समुदाय जोड़ना, व्यक्ति एवं समुदाय की गरिमा। देखो बीजेपी जो है ना, वो प्रो कम्युनिटी पार्टी बोली जाती है, और कांग्रेस जो है, ऐसा नाम लेना नहीं है आपको, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि विचारधारा आप समझो। कभी नहीं लिखना है बीजेपी कांग्रेस। प्रो कम्युनिटी मतलब वो समुदाय को महत्व देती है, और कांग्रेस जो है वो व्यक्ति को महत्व देती है। जैसे गांधी ने कहा कि हर व्यक्ति जो है उससे मिलकर समाज बनता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, 2 तरह की थ्योरी चलते हैं समाज के बारे में। पहला चलती है यांत्रिक थ्योरी। यांत्रिक थ्योरी में क्या है कि जो समाज है वो एक मशीन है, अगर एक पुर्जा भी निकाल लिया तो सारा समाज रुक जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को अलग कर दिया तो सारा समाज रुक जाएगा। इसको कहते हैं व्यक्तिवादी थ्योरी, मतलब हर व्यक्ति का महत्व है। दूसरा है आंगिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी जिसको बोलते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम है कि व्यक्ति जो एक शरीर है, एक जैविक जिंदा शरीर है, अगर हाथ काट गया तब भी शरीर चल सकता है, पैर तो है, पैर भी काट दो, सब कुछ काट दो, तब भी कुछ ना कुछ तो बचेगा, तब भी जिंदा रहेंगे। मस्तिष्क 72-73 घंटे, भगवान जाने कितने घंटे तक जिंदा रहता है। तो ये आंगिक थ्योरी। कोई पार्टी जो है वो आंगिक थ्योरी को मानती है। आंगिक थ्योरी मतलब कि वो मानती है कि सब समाज को साथ में लेके चलो। सुनने में अच्छा है कि सब समाज को साथ में लेके चलो, लेकिन अब भारत में सोचो, हम इतनी जाति में बटे हुए हैं। अभी आपने सोचना होगा दतिया में एक शूद्र, जिसको बोलना नहीं चाहिए शूद्र, लेकिन लिखा हुआ है हमारे यहाँ, तो क्या करें, शूद्र दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठने दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है घोड़े पे बैठना। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि हम ठाकुर हैं, हम फलाना हैं, हम ढिकाना है, सवर्ण है, ये दुनिया भर की बातें। तुम नहीं बैठ सकते घोड़े पे। घोड़े पे बैठेंगे तो हम बैठेंगे, राजा साहब हमें। ये वाला सिस्टम है। तो इस समाज में आप समुदाय के बारे में कैसे सोच सकते हो? पहले सबको बराबर ले आओ सेम प्लेइंग फील्ड पे, कि अब सब बराबर हैं, सब पे 100-100 रुपये हैं, अब जिसको जितना विकास करना हो 100 रुपये से कर ले। तो पहले सबको बराबर ले आओ, सब पे शिक्षा हो, फिर समुदाय के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा परिवर्तन माना जा सकता है। आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तब भी ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये 4 परिवर्तन थे। पहला क्या था? समाजवाद की जगह समता मूलक। दूसरा जन्म लेने की, पोषित होने की, वो सब स्वतंत्रता है। तीसरा IT और खुशी तक पहुंच। चौथा इस समुदाय शब्द जोड़ रहे हैं। बुराई नहीं है, बस ये है कुछ लोगों का ये मानना है कि पहले व्यक्तियों को बराबर लाओ, फिर समुदाय के बारे में बात करो। चलो, ये 4 परिवर्तन होने थे। अब देखते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। क्यों प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में डिस्कस करना है हमको? प्राइवेट मेंबर के बिल के बारे में डिस्कस इसलिए करना है, ये बहुत खास बिल है, एकदम उदास टाइप का रहता है। एक होते हैं सामान्य बिल, जो क्या करते हैं, सरकार लेके आती है। दूसरे होते हैं ये प्राइवेट मेंबर बिल। समझ लेते हैं। प्राइवेट बिल जो होते हैं, बिल मतलब बिल्स, विधेयक नहीं, बिल कुछ गड़बड़ हो जाए। जो बिल होते हैं विधेयक, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पब्लिक मेंबर बिल, पब्लिक मेंबर बिल। दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। पब्लिक मेंबर बिल कौन सा? जो हमारी सरकार लेके आई हो। सरकार का मतलब संविधान में सरकार। देखो सरकार आगे ऐसे वैसे ही मेरे से पूछो तो आपने बोलो किसकी सरकार है? आपको मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। गलत शब्द है। सरकार हमारी है, 130 करोड़ लोगों की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी पार्टी से समर्थित है, सरकार हमारी है। कभी क्या मत देना प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं,
ध्यान रखना। और आजकल तो ध्यान से बोला करो, एकदम घर तक पहुंच जाते हैं। हाँ, नहीं बाद में मेरे से कहो, वो किसी ने ट्वीट किया था, घर पे जाके उठा गया और ठीक ठाक धोया, फिर कहा मुझे माफ़ कर दो, ये है। और फिर कहेंगे हम हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। तो अगर आपको कड़ी निंदा करवानी है, देखो सोच समझ के ट्वीट क्या करो। सरकार का मतलब है संवैधानिक सरकार, जो संविधान में लिखी हो, संविधान में लिखी हो संवैधानिक सरकार। ये मैंने ऐसे लिख दिया है सा करके, आपको कभी मौका मिले पूरा लिखना। ऐसा अधूरा लिखोगे तो अधूरे नंबर देगा, वो भी सा जैसे नंबर देगा एग्जामिनर। संवैधानिक सरकार क्या लिखी है हमारे संविधान में? लिखा है कि एक प्रधानमंत्री होगा केंद्र में, कभी कभी साइड में भी रहता है प्रधानमंत्री बेचारा, तो माफ कर देना उसको। एक प्रधानमंत्री होगा और उसके चिंटू मिंटू होंगे बहुत सारे। संविधान में इसकी सीमा है कि चिंटू मिंटू कितने होंगे, कई सारे मंत्री होते हैं। ये हो गई हमारी सरकार, कौन सी? संवैधानिक सरकार। अब पब्लिक मेंबर बिल का मतलब है कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अगर बिल लेके आता है तो वो होता है सरकारी या पब्लिक बिल। एक बिल लेके आए, एक क्या 3 बिल लेके आए थे अभी देखा है, लेकिन किसान अड़ गए कि नहीं हम दौड़े रहेंगे। मतलब किसानों से पंगा मत लेना, जब भी कभी आप प्रधानमंत्री बनो तो बड़ी टेढ़ी खीड़ है, अड़ गए तो अड़ गए किसान। जो जमीन को जोत के पौधा निकाल सकता है तो सरकार से बिल वापस नहीं करवा सकता क्या? करवा दिए। उदाहरण देखो आप, अच्छे थे बुरे थे इस पर हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। कुछ अच्छे प्रावधान भी थे, ऐसा नहीं है सरकार ऐसा नहीं है कि आपको किसानों को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन बस यही बात है इतने सारे लोग बैठे थे, चलो छोड़ो उस बात को। तो अगर प्रधानमंत्री और मंत्री लेके आ रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? वो पब्लिक मेंबर बिल हो जाएगा, पब्लिक सरकार लेके आई है। दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल। जब पब्लिक मेंबर बिल का मतलब है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, तो प्राइवेट मेंबर के बिल का मतलब क्या होगा कि सरकारी सदस्यों के अलावा प्रधानमंत्री मंत्रियों के अलावा जो भी बिल लेके आ रहा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, सपा का, बस जिसका मन, बस वो संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो लेके आ रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। सचिन तेंदुलकर लेके आ सकते हैं? नहीं आ सकते? आ सकते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं वो सचिन तेंदुलकर जी। आप सोचो कई लोग तो बहुत होशियार भी रहते हैं ना, अगर कोई क्रिकेट में बिल लेके आना हो कितना बढ़िया बिल लेके आएंगे। तो ये होता है प्राइवेट मेंबर बिल। सरकार के अलावा कोई जो बिल लेके आता है वो। अभी वरुण गांधी एक बिल लेके आए हैं एमएसपी पे, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल है। वरुण गांधी बीजेपी के हैं, बीजेपी समर्थित सरकार है, फिर भी वो प्राइवेट मेंबर बिल है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। सॉरी, आप समझ गए प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? मंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा जो बिल आ रहा है वो है प्राइवेट मेंबर बिल। अगर इसको असली भाषा में बोलूं तो प्राइवेट मेंबर बिल का पता है क्या हालत रहते हैं? ये रहते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आपने सुना होगा ये वाली बात। आप अगर मिडिल क्लास में हो तो कभी अंबानी जी को मत देखो, उन पे इतना पैसा है। एक बार मैंने पढ़ा था जियो से पहले उन पे 63,000 करोड़ रुपए फालतू थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हमारे पास 63,000 करोड़ फालतू है, हम क्या करें इस रुपये के, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों को नहीं देखना है, लोगों को ऐसे देखना है जो भीख मांग के खा रहा है, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। ऐसे ही इस बिल की हालत है, ये सामान्य बिलों को नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेचारे गम है। आवारा हवा का झोंका टाइप। एक अल्ताफ राजा थे जो 90 में पैदा हुए, वो जानते होंगे, आवारा हवा का झोंका हूँ, आज निकला हूँ पल दो पल के लिए। ये हालात इन भाई साहब की है प्राइवेट मेंबर बिल की। क्यों ये हालात हैं इसको देखते हैं। ये हालात इसलिए हैं कि अभी जो लास्ट बिल पारित हुआ था ना, वो हुआ था 1970 में। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका गम कैसे भुला रहा है बेचारा प्राइवेट मेंबर बिल। 1970 में लास्ट बिल पारित हुआ था, जो एक्ट बना था। अभी तक कितने बिल पारित हुए? कितने? मैंने बोला 14 बिल पारित हुए। इसका दुख आप समझ पा रहे हो। अब आप ये समझो कि मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, फिर आप समझना इसका गम इतना ज्यादा क्यों है। 16वीं जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा, उसमें पता कितने बिल पारित हुए थे? 133 बिल पारित हुए थे। और 45 से ज्यादा अध्यादेश जो थे वो क्या बने थे? एक्ट बने थे। अब बेचारा रोए नहीं तो क्या करे कि पूरे 70 साल में हम 14 पास हो पाए हैं, और ये एक ही लोकसभा के कार्यकाल में 133 प्लस 45 178 के आसपास पारित हो गए। 178 कहाँ 14 पूरे 70 साल के इतिहास में। अब समझ रहे इसका गम तो कैसे बुलाता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम इतना कम है। ये सोचता है अमेरिका का जो संविधान है वहाँ तो संशोधन होते ही नहीं है, 7, 8, 10 संशोधन होते हैं, एक संशोधन में 10 साल का टाइम लग जाता है। तो उससे कंपेरिजन करके बेचारा अपने दिल को तसल्ली देता है। तो आप सोचो, एक और फैक्ट ये है, 14वीं जो लोकसभा थी, इसमें मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, 14वीं जो लोकसभा थी उसमें 328 बिल आए थे।
14वीं लोकसभा का आंकड़ा अभी हमारे पास है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला कम है। 128 प्राइवेट मेंबर बिल आए थे, पीएमबी प्राइवेट मेंबर बिल आए थे 328। इसमें से 315 पे तो बात ही नहीं हुई। बोला ना, आवारा हवा का झोंका हूं, आता है और चला जाता है बेचारा, थोड़ा बहुत शोर शराबा करके। 315 मतलब 96% बिलों पे तो बात ही नहीं हुई, केवल 4% पे बात हो पाई, वो भी थोड़ी बहुत। अब हालात समझ रहे हो, 96% में बात ही नहीं हुई। ये है इस प्राइवेट मेंबर बिल का दुख। इसका दुख आपसे ज्यादा आप कोई नहीं समझ सकता। ये बिल बड़ा संघर्ष करता है अपने आप को पारित कराने के लिए, जैसा आप संघर्ष कर रहे हो, लगातार अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, नहीं हो रहा, फिर भी प्रयास कर रहे हो। 14 ही पास हुए हैं, फिर भी कितने हैं, 328 बिल आए, कोई ना कोई तो पारित होगा। एक बिल जो फेमस रहा है, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो था ट्रांसजेंडर बिल। कब आया था? 2014 में आया था। लेकिन सरकार भी होशियार रहती है, अच्छा बिल था बाकी है, उसमें ट्रांसजेंडर के लिए बहुत अच्छी बातें कही थी। जो तीसरा लिंग जिसको बोलते हैं, हमारे समाज में बहुत खराब स्थिति है। सोचो, अगर किसी की आंख नहीं है तो उसको हमारे समाज में कैसे ट्रीट किया जाता है। एक तो पहले से विकलांग व्यक्ति है जिसकी आंख नहीं है, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सुबह से इसका मुंह मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तो और वो प्रताड़ित रहता है। ट्रांसजेंडर, जिनको हम हिजड़े बोलते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, बता दूं कभी भी। तीसरा लिंग ट्रांसजेंडर ही बोलते हैं उसको। उनकी क्या स्थिति है समाज में? ना तो उनको सम्मान मिल रहा, ना पर्याप्त संसाधन उनके पास, शिक्षा नहीं है। उसके लिए बिल आया था, इनको सम्मान देने के लिए। लेकिन बॉस ने कहा, सरकार ने, कैसा है, बिल तो बढ़िया है, लेके हम आएंगे। तो राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में फेल हो गया, पारित नहीं हो पाया। सरकार इसी बिल में कुछ संशोधन करके ले आई और ट्रांसजेंडर बिल 2017 बना दिया, फाइनली एक्ट बना। तो मतलब जो व्यक्ति लेके आया था उसका तो उद्देश्य पूरा हो गया, उसको तो ट्रांसजेंडर की भलाई के लिए बिल लेके आना था। अब मैं आपको वही समझा रहा हूं, हमको 70 साल लग गए ट्रांसजेंडर की स्थिति को मजबूत करने में। कितना पीछे हैं हम जमाने में, आप सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। ट्रांसजेंडर बिल आया, अब आप समझ गए ना कि कितने बिल पारित हुए? 14 बिल पारित हुए। अगला हम देखते हैं क्यों 14 बिल पारित हुए, क्यों लास्ट में 1970 में लास्ट बिल पारित हुआ था। देखते हैं आगे। आप लोगों को शायद किसी को पता होगा कि संसद में जो है एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया भर की किताबें हैं। 1970 तक 14 बिल पारित हुए, उसके बाद एक भी नहीं है। उसका कारण पता है क्या है? पहले के जो सांसद थे वो बहुत ध्यान से पढ़ते थे। जैसे अंबेडकर एक सांसद थे, कितना बड़ा नाम है। अगर वो बिल लेके आते, किसी की मजाल उस बिल को ठुकराने की। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, लगातार लाइब्रेरी में पढ़ते थे। ऐसे ही कई सांसद थे। लाइब्रेरी इसलिए बनाई गई थी ना कि पढ़ो लिखो, अच्छे से ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करके फिर बिल लेके आओ, तो आपका बिल कोई ठुकराए नहीं। तो पहले 1970 से पहले ये हालात थे, 1970 के बाद ये हालात हैं, खाली पड़ी रहती है लाइब्रेरी संसद की। एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत पढ़ते हैं। शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बहुत पढ़ते हैं। उनका नाम है राहुल गांधी, जो है वो लाइब्रेरी में बहुत पढ़ते हैं। मतलब हालात ये है कि ऐसा लगता है कि आप पढ़ तो रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब कितना संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, सोचो कितना संघर्ष। तो अगर आप मतलब को आलोचना नहीं करो तो संघर्ष को याद रखना कि मैं प्रधानमंत्री बन के ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। ऐसा संघर्ष होना चाहिए कि मैं ना डिप्टी कलेक्टर, SDM, IAS, IPS बन के ही रहूँगा, जो हो जाए। ऐसा संघर्ष करना चाहिए। दिन रात पढ़ने, भले ही पास नहीं हो पाए, लगातार फेल, कितने एग्जाम फेल किए उनने। मीडिया में आप सुन लो 40 के आसपास जो है चुनाव हारे हैं। नहीं, डरना नहीं है। हम तो 2-3 एग्जाम फेल हो गए, अरे क्या करें, हम नहीं होगा सिलेक्शन। नहीं, डरना नहीं है, ध्यान रखना है, कभी ना कभी पास तो होंगे। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ऐसे ही है। और एक और है, पढ़त पढ़त करत करत अभ्यास जड़मति उस सुजान। तो उनकी जड़मति जो है हो सकता है सुजान हो जाए, आपकी भी हो जाए। तो अब संसद की लाइब्रेरी में ये हालात है, खाली पड़ी रहती है। तो अब हमारे सांसद कर क्या रहे हैं? आप समझो करोड़ों रुपए खर्च होता है सांसदों पे हर रोज। क्या कर रहे हैं? आपने सुनी हुई खबर, कभी भी स्थगित हो गया सदन, ले लो करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिल पारित करोगे, ये करोगे, काम करोगे, संसद का सदन स्थगित। कई बार देखा होगा, दिन में 2 बार। अभी चल ही रहा है लगातार सदन, उसमें ही 4-5 बार स्थगित हो गई राज्यसभा, 2 बजे तक, 4 बजे तक, इस टाइप से। तो करते क्या है ये लोग करते हैं ऐसे मस्करी। आओ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लोग मतलब सभापति जो रहता है या स्पीकर जो रहता है उसको परेशान करते रहते हैं। ये हालात रहता है। हमने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी,
उनने एक बिल लेके आए, उन्हीं के पार्टी के सांसद ने फाड़ के फेंक दिया। जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उन्हीं ने फाड़ा था ये बिल, जिनके बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया था। मतलब ये कितना अच्छा बिल लेके आया और फाड़ दिया। ये तो फिर भी ठीक है। कर्नाटक में तो इससे बड़ा काम हुआ। कर्नाटक में भी तो असेंबली है, कर्नाटक में भी विधायिका है, वो भी अपने लिए विधान बनाती है। ये हालात क्या, अब वो बताओ, अगर ये लोग बिल लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे बिल में? तो दुआ करना है बिल ना लेके आए, ताकि हमारे देश की और हमारी इज्जत बची रहे। इनसे पूछा कि साहब तुम तो विधानसभा में ऐसा कर रहे थे, वीडियो देख रहे थे। इनने बोला मैं चाहता हूँ पूरे देश को वीडियो क्लिप दिखाऊं। नहीं भाई प्रभु, गलती हो गई, ऐसे लोगों को मत चुनना। क्यों चुने? दो कारण से खराब लोग चुने जाते हैं। पहला, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, थकते नहीं, लगातार प्रयास करते हैं जीतने के लिए। दूसरा, अच्छे लोग घर पे बैठे रहते हैं। आप अच्छे लोग, वोट का इस्तेमाल करना। एक एक वोट का महत्व है। अगर आप सोच रहे मैं क्या करूंगा, एक वोट से क्या कर लूंगा, तो एक वोट से आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ऐसे लोगों को आप रोक सकते हो, एक वोट से आप ऐसे लोगों को रोक सकते हो। अगर आपको ऐसे लोगों को रोकना है तो आपको वोट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्तमान में संसद। अब आप समझ गए ना कि बिल क्यों पारित नहीं हो रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल। लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं, लगातार सरकारें गिर रही हैं, इसलिए बिल पारित नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखते हैं क्यों केवल प्राइवेट मेंबर बिल नहीं, पूरे सरकार की कार्य प्रणाली पर असर है इस बात का। आप ये देखो कि 1962-63 में तीसरी लोकसभा थी। अच्छा वापस चला गया, कोई नहीं, ले आएंगे उसको, और पीछे चला गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, जिसको चाहे आगे, उसको पीछे कर लो। इसी का कंट्रोल हाथ में, ध्यान रखना। एग्जाम का नहीं है आपके में कंट्रोल, आगे पीछे जा सकते हो आप, आगे तो मेहनत से ही जाना पड़ेगा। देखते हैं तो कितना था, 107% काम हुआ था, 108, 110, लगातार 5वीं 6वीं 120। जब 2009 से 14 में 61% काम हुआ था। यहाँ पेन नहीं चल रहा, चल गया, चलो। 61% केवल काम थे। प्रोडक्टिविटी जो थी लोकसभा की 61% थी। आप इतनी मेहनत से चुनते हो, चुनाव में कितना खर्च होता है आप सोचो। दारू, पैसा, नहीं ऑफिशियल नहीं है, बांटते तो हैं ही, लेकिन कोई नहीं कहता हमने बांटा है, कोई कभी पकड़ा भी नहीं गया है। तो कितना प्रचार करते हैं, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से प्रचार कर रहे हैं। चलो ईमानदारी से प्रचार में भी कितना खर्च करते हैं वो, ईमानदारी से प्रचार में, और फिर तो बेईमानी से प्रचार में तबाही मचा देते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, एक ऑफिशियल है सुप्रीम कोर्ट के जज का, लिखा हुआ रहता है, तो उनने कहा कि अगर बूम हो जाती है इकोनॉमी चुनाव कराने से, क्योंकि जैसे ही चुनाव होते हैं एकदम से बहुत सारा पैसा आता है इकोनॉमी में, और जैसे ही बहुत सारा पैसा आता है इकोनॉमी में तो डिमांड बढ़ती है। आपके पास पैसा आया, अभी आप पार्ले जी बिस्किट खरीद रहे थे, थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा आप ओरियो खरीदोगे, या पार्ले जी 4-5 खरीदोगे नहीं खरीदोगे। ऐसे ही जैसे ही चुनाव में पैसा खर्च हुआ, फाइनली आपकी जेब में आएगा। क्यों? क्योंकि आपसे ही बैनर बनवाना है, आपसे ही झंडे बनवाना है, आपको पैसे देने हैं ताकि आप रैली में आओ। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 2-2 लाख। ऐसे नहीं हो जाते, हम लोग बड़े आलसी लोग हैं, पैसे नहीं दो तो हम खाना नहीं खाएं, ये हालात हैं। अगर वो भूख की बात नहीं हो ना तो खाना छोड़ दें। कहते नहीं हम लोग कि क्या करूं, सांस लेने का भी टाइम नहीं है। वो तो भगवान ने अच्छा सिस्टम बनाया है कि सांस अपने आप जा रही नहीं, चाहे जब रोक लेते। कई लोग तो रोक भी लेते हैं, नशे में रहते हैं, उनके नशे में, और ध्यान रखना। तो 61% प्रोडक्टिविटी थी इनकी। अभी पिछली लोकसभा में जरूर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन इसका क्या मतलब है? हमने संसद बनाई ताकि वहाँ बहस हो, एक अच्छा बिल आए। अभी बिल पता कैसे आ रहा है, ये है हमारा बिल, हम करा रहे हैं इसको पारित, तुम में दम हो तो रोक लो। ऐसे बिल, किसान बिल पे कोई डिबेट नहीं हुई, वापस हुआ तब भी डिबेट नहीं हुई। 370 थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हुई। 1-2 लोग बोल लेते तो क्या बुराई है, आपको अच्छे आइडिया मिल जाते हैं। तो उससे इसलिए हमने संसद बनाई थी। अगर हमको एक ही व्यक्ति से सारे बिल लाना होता तो हम तानाशाह बनाते। किम जोंग उन, आधे से सबको रोना है, आधे से सबको हंसना है, तो हंसो, नहीं हंसोगे तो फिर स्वर्ग लोक में जो है नृत्यिकाएं जो रहती हैं वो हंसेंगी फिर तुम पे। ऐसा आदमी है किम जोंग उन। तो ये नहीं चाहिए था ना हमको चाहिए था 4 लोग बैठे एक बिल पे डिस्कस करें और फिर उस अच्छा बिल लेके आए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, भले ही प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो आप समझ रहे हो कि खराब लोगों के जाने से, खराब तो नहीं मतलब कामचोर लोगों के जाने से क्या हालात होते हैं। अब देख लेते हैं, वापस हमने प्राइवेट मेंबर बिल पे आते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल की प्रक्रिया क्या है? वैसे ही तो बेचारगी है इसमें, मैंने बताया था दुनिया में कितना कम है। इसके हालात ये हैं, केवल शुक्रवार को आ सकता है बेचारा। ध्यान रखना, प्राइवेट मेंबर बिल जुम्मे के दिन, आज है जुम्मा, मतलब फ्राइडे को आ सकता है केवल। आज जुम्मे से आगे आप लोग गा लेना, ठीक है, केवल फ्राइडे को आ सकता है पहला।
दूसरा इसका नियम है, अगर इस बिल को लेके आना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? स्पीकर को या सभापति। स्पीकर कहाँ होता है? स्पीकर होता है लोकसभा में, सभापति कहाँ होता है? राज्यसभा में। उनको देना पड़ेगा। फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट है स्पीकर भाई साहब या सभापति के हाथ में, चेयरपर्सन के हाथ में। ये बिल को हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। अगर इन्हें ना कर दिया तो बेचारा बिल गया, प्राइवेट मेंबर बिल। हाँ कर दिया, हाँ करने के बाद संसद का सचिवालय रहता है, लोकसभा का अलग सचिवालय, राज्यसभा का अलग सचिवालय। उस सचिवालय में भेजा जाता है बिल को कि अब इसको देखो संविधान के अनुरूप है कि नहीं। और फिर अगर बिल आ गया तो उस बिल पे वोटिंग होती है कि इस पर बात हो कि नहीं हो। समझ रहे? प्राइवेट मेंबर बिल के बेचारे को मार के रखा, दबा कुचला भर गया प्राइवेट मेंबर बिल, बड़ी मुश्किल से आती है। इसलिए 14 भी आए हैं। वो कुछ मैंने आपको बता ही दिया क्यों हमारे सांसद आजकल क्या कर रहे हैं। तो आप समझ गए हो प्रक्रिया। केवल फ्राइडे को आ सकता है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। सभापति या स्पीकर, अध्यक्ष जो है लोकसभा का, वो इसको हाँ ना कर सकता है। मतलब उसने ना कर दिया तो बिल खत्म हो जाता है। हाँ किया तो फिर इसको सचिवालय में भेजा जाता है चेक करने के लिए कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं। और उसके बाद अगर आ गया तो वोटिंग की जाती है। अभी का जो बिल आया ना, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई है। अभी के बिल में एक भाई साहब हैं, ये हैं उप सभापति काय के, राज्यसभा के। ये वही सुनते हैं जो उनको करना होता है। लाख तुम बोलो यस यस यस, इनको नो सुनना है तो नो ही सुनेंगे, और लाख तुम बोलो नो नो नो, इनको यस सुनना है तो यस सुनेंगे। ये इनका काम है। अभी ऐसा ही हुआ अभी के बिल पे। अभी का बिल आया तो उन्होंने कहा ठीक है डिस्कस करो। तो डिस्कशन शुरू हो गया, सब विपक्ष के लोग एक दूसरे को देखने लगे। तो इन्होंने कहा चलो वोटिंग कराते हैं। वोटिंग की जब बात आई तो उन्होंने कहा देखो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम वॉइस वोट कराते हैं। वॉइस वोट का मतलब चिल्ला कहेंगे कि हाँ हम कराना चाहते हैं, जो ना वाले हैं वो कहेंगे नहीं हम नहीं कराना चाहते। तो उन्होंने कहा कि जो लोग चाहते हैं बिल पर डिस्कशन वो आई बोले, आई AYE आई होता है हाँ जिसका मतलब होता है। तो बोला हाँ, 2-4 लोगों की आवाज़ आई। फिर इन्होंने बोला दोबारा में कि अब वो लोग अपना शोर शराबा करें, आवाज़ करें जो लोग नहीं चाहते। तो बोला नो, ठीक ठाक आवाज़ आई, ढंग से आवाज़ आई। इनने कहा देखो वही बात है, मैं वही सुनता हूँ जो मुझे करना होता है, इन्हें तो बोल रखा है। तो 2-3 लोगों के हाँ के बाद भी इन्होंने कहा बिल पर डिस्कशन होगा। सब विपक्ष वाले एक दूसरे को देखने लगे, तभी हीरो की एंट्री होती है। हीरो आए मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा। मतलब संसद में जो कुछ लायकी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे होशियार, उनमें से एक मनोज झा। कभी इनकी डिबेट सुनना आपको लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज बढ़ रही है। कई लोग तो कहते हैं ना कि हेमा मालिनी के गाल जैसी हम रोड बनाएंगे। संसद में ऐसे बयान। अभी वो शायद MP किसी ने बोला कैटरीना कैफ के गालों की होड़ लग रही है एक्ट्रेस की। ये भाई साहब जब बोलते तो क्या आपका क्या ज्ञानवर्धन हुआ? कोई ज्ञान बढ़ा? नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन ये जब बोलेंगे तब जरूर आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये उन लोगों में से। तो इन्हें एंट्री की, कहा किसका है तुमको इंतजार में होना। ये हीरो बन के आए। इनने कहा उपसभापति जी ऐसा है, आप गलत नियम से कर रहे हो, हमको तो नो ज़्यादा सुनाई दी। तो उपसभापति ने कहा देखो मेरे पास एक खर्रा है, पेज है, उसमें ये नियम लिखा है। बोले रुको। इनने पूरी बुक निकाली राज्यसभा के नियम वाली कि फलाना फलाना नियम ये कहता है, ये बिल नहीं आ सकता। अब उपसभापति हक्के बक्के बेचारे हरिवंश नारायण जी हमारे थे पिछली स्लाइड में जिनको देखा था, अब वापस तो ले नहीं सकते, इज्जत वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं रिजर्व रखता हूँ अपना डिसीजन। रिजर्व रखता हूँ का मतलब है कि अब मैं ना हाँ कह रहा ना कह रहा, वापस तो जा नहीं सकते, हाँ कह नहीं सकते, क्योंकि नियम बुकलेट लिए खड़ा है। ये देखो ये है नियम, संविधान ये कहता है। आगे जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, आगे कुआ पीछे खाई, क्या करें हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मैं रिजर्व रख लेता हूँ। तो अभी इस बिल पे रिजर्व है मामला। इस बिल पे ना हाँ बोला गया है ना बोला गया है। रिजर्व है किस बिल पे? संविधान के संशोधन के लिए जो आया है। इस बिल का नाम है संविधान संशोधन विधेयक, नाम है इस बिल का 2021। हमने इतना डिस्कशन क्यों किया जब रिजर्व ही था? हम डिस्कशन नहीं भी कर सकते थे। डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि UPSC क्या करती है, IAS, वो करंट का टॉपिक उठाती है, उसकी पृष्ठभूमि पूछती है, इसलिए उसको समझ लिया। और हमने क्या समझा कि प्रस्तावना में की सारी बातें जो हमारे काम में आ सकती हैं, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से। प्राइवेट मेंबर बिल IMP हो गया है हर एग्जाम के लिए अभी। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हो रहा है प्राइवेट मेंबर के लिए, बिल के लिए। ठीक है, आज की डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग हमसे जुड़े। अब मैंने आपको बोला था शुरू में कि कोटल अकेडमी के परिवार का मैं एक सदस्य हूँ।
आप लोग भी इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। आप बस बिना पैसे खर्च किए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको। और अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे जरूर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।